आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर सारा देश जनजातीय गौरव का आयोजन कर रहा है। एक लंबी धरोहर को दोबारा याद कर रहे हैं और हम सभी अपनी इस विरासत को, इस साझी विरासत को एक बड़े आत्मीयता और गर्व के भाव से देखते हैं। आज इस हम सबका सौभाग्य है, माननीय रविंद्र जी भी यहाँ उपस्थित हैं और मुझे एक ऐसा विषय आज आपके सामने रखने की और एक ऐसी अवसर मिला है। मैंने जो प्रयास किया है वो आपके सामने मैं कुछ विषय रखना चाहूँगा। किन विषयों पर वास्तव में भारत एक बड़ा महासागर है और इस समुद्र का मंथन होना है और उसमें से कुछ रत्न निकलने हैं, तो उसके पहले ये समुद्र कितना गहरा है और कितना बड़ा है उसके बारे में चिंता होनी आवश्यक है। और इसीलिए जो विषय बिंदु हैं उसके प्राथमिकता तो ये देश की आबादी है कितनी पुरानी। हर व्यक्ति समय का अपना अपना काल का एक सेंस रखता है, तो भारत के बारे में जब बात करें तो कितना पुराना सोचना चाहिए वो एक विषय है और फिर कितना व्यापक सोचना चाहिए, कितनी दूर दूर तक के लोग वो नस्ली तौर पर हमसे आबद्ध हैं उसका भी एक अनुमान हमको होना चाहिए और कितने लंबे समय से ये सब आपस में प्रकृति के आधार पर जीते रहे हैं। कैसे इस परंपरा में जीवन शैली में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के साथ जो वैदिक संस्कृति यहाँ पर आई उसने उस मूल से क्या क्या लिया और इस देश में जो हमेशा से प्रकृति आधारित संस्कृति थी उस पर चलने वाले लोगों ने उसके साथ क्या दृष्टि रखी, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इस देश की आबादी बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है तो ध्यान में आता है, ऐसे तो सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा कहते हैं कि आदमी अफ्रीका में, जिसको आज हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो 3 लाख साल पहले उत्पन्न हुआ। परंतु माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हिसाब से उसके जो L0 से L6 ऐसे प्रकार थे, उसमें से एक प्रकार जिसको हम L3 कहते हैं वो अफ्रीका से बाहर निकला। और ये बड़ा अटपटा लगता है परंतु यही सत्य है कि अफ्रीका को छोड़कर सारी दुनिया इसी L3 की वंशज है। अब ये जो L3 बाहर निकला जीन, तो इसके 2 उपविभाग होते हैं, M और N। अब ये बात भी जेनेटिक स्टडी के बाद समझ में आई कि ये दोनों सिर्फ भारत में मिलते हैं। शेष यूरोपीय पक्ष में N और पूर्व एशिया में M ये प्रकार मिलता है। और जब इस प्रकार से समझ में आया तो ये बात एकदम असंदिग्ध रूप से स्थापित हो गई कि अफ्रीका से निकलने वाला होमोसेपियंस का समूह पहले भारत में आया और यहीं से सारी दुनिया में विस्तृत हुआ। ये जो हमारा मैप दिखता है ये लगभग सर्वमान्य है और ये बताता है कि L3 जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भारत में आता है, भारत में कई हजार साल तक फलीभूत होता है और उसके बाद इसी में से एक शाखा पूर्वी एशिया की तरफ और फिर बाकी के लोग कुछ हिमालय के उत्तर से होते हुए और कुछ हिमालय के पश्चिम से होते हुए शेष विश्व में फैलते हैं, वही अफ्रीका में जाते हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो इतना पुराना भारत का इतिहास है। अफ्रीका के बाहर सबसे पुराना आदमी यदि कहीं रहता है तो 75,000 साल पुराना, 70,000 साल पुराना, 60,000 साल पुरानी जीन्स ये भारतीय मूल के ही हैं। शेष दुनिया के जो जीन्स हैं वो उसके मुकाबले नए हैं और यूरोप, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, मेसोपोटामिया, ये सारे जो जीन्स हैं, ये जो सारे आबादियां हैं वो 25,000, 30,000, 15,000, 10,000 साल पुरानी हैं। और इसलिए जब हम भारत इस विषय पर चर्चा करते हैं तो समय का हमारा सेंस लगभग लाख साल पुराना, 70,000 साल पुराना, 80,000 साल पुराना
हम उस टाइम स्केल में बात करते हैं। ये हमारे इस समुद्र की गहराई है, ऐसा है मानिए। और इसी के आधार पर स्टीफन ओपेनहाइमर ने अपनी किताब में दी रियल ईव लिखा है कि भारत ही यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया ये दोनों स्थानों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की उत्पत्ति का स्थान है, और इसलिए इसको यूरेशियन ईव्स कह सकते हैं। ये सारे दुनिया की यूरेशियन आदि माता वो भारत में ही पैदा हुई, और 50,000 से 1,00,000 साल पहले ये भारत से निकले। इस गहराई के बाद जरा इसका विस्तार कितना है इसको भी देखना होगा। तो ऐसे लोग जो हम कह सकते हैं कि एक ही आदि माता की संतान है, वो कहाँ तक विस्तृत है? तो ये एक भारत का नक्शा है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जिसका व्याप्त हम देखेंगे तो ये जो अखंड भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दूसरी तरफ ब्रह्मदेश और दक्षिण तिब्बत वो जो इसमें शामिल है, इस पूरे क्षेत्र की 98% आबादी एक ही आदि माता की संतान है। ये बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है, और इसलिए इस समुद्र की व्याप्ति, इसका व्यापार, इसका विस्तार ये पूरे अखंड भारत में है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और डीएनए के अनुसार भारत के लोग, चाहे वो दक्षिण भारत के जनजातीय समाज हों, उत्तर भारत के जनजातीय समाज के हों, उत्तर भारतीय जातीय समाज के हों, दक्षिण भारतीय जातीय समाज के हों, संस्कृत से निकली भाषाओं से संबंध हो, या आजकल जिसको द्रविड़ भाषा समूह बोलते हैं उससे संबद्ध भाषा बोलते हों, ये सब एक ही आदि माता की संतान है और आनुवांशिक रूप से परस्पर संबद्ध हैं। यही आज, और यहाँ पर कम से कम 70,000 साल से रह रहे हैं, यही आज का विज्ञान कहता है। इसके कई और रेफरेंसेस हैं जो वैज्ञानिक रूप से इन बातों को पुष्ट करते हैं। ये थंगराज की स्टडी है जो बोलता है भारत की बहुतांश 98% आबादी मातृपक्षीय जीन्स के माध्यम से आपस में समान है। इसी प्रकार ये भी एक बात, इंडिया एज एन इंक्यूबेटर फॉर अर्ली जेनेटिक डिफरेंशिएशन, यानी अफ्रीका में आदमी कई लाखों साल से रह जरूर रहा था पर उसकी आबादी नहीं बढ़ रही थी, और वो जब भारत की शस्य श्यामला भूमि में आया तब यहाँ पर उसकी आबादी बढ़ी, और उसके बाद शेष दुनिया में और आबादी ने जन्म लिया। थॉमस किमस्ट्रीट ने यह कहा है कि यह समझने में आता है कि भारत की आबादी कई हजार सालों से यहाँ वृद्धिगत होती हुई मूल आबादी की ही संतान है। ये सब लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ के जो आज से 60,000 70,000 साल पहले से जो लोग रह रहे हैं उन्हीं की संतान है। बाहर से आने वालों की संख्या बहुत कम है। और ऐसी कई स्टडीज हैं जो इन बातों को ये कह सकते हैं कि ये कहना कि आर्यों के बाहर से यहाँ पर आए हैं उसके बदले भारत से ही होकर के सारी दुनिया में और नृवंश या होमोसेपियंस माइग्रेट हुआ है, ये आज इस आधार पर कहा जाता है। जब ये सब कुछ इतना, इस सारे अध्ययनों ने अगर ये सब बता दिया है तो फिर विवाद किस बात का है? वो विवाद इस प्रकार से है कि रिचर्ड क्रॉडक्स नाम का एक वैज्ञानिक है और उसने ये कहा कि ये बात तो सत्य है कि मातृपक्ष से पूरा देश एक ही और आदि माता की संतान है, परंतु कुछ मेल जीन्स ऐसे हैं जो बाहर से आए, और विशेषकर उसने R1 जीन जिसको उसने कहा कि ये ब्राह्मणों के बीच ज्यादा पाया जाता है और ये बाहर से आया है। और इसके बाद कुछ विवाद शुरू हुए, परंतु जब हम इस विवाद को कुछ अन्य अध्ययनों के आलोक में देखते हैं तो ये एक एटकिंसन की स्टडी है। एटकिंसन ने जेनेटिक्स के आधार पर अध्ययन करते हुए ये बताया कि आज से 45,000 साल पहले से 20,000 साल पहले तक दुनिया की कुल आबादी का 50% भारत में रहता था, और एक समय तो लगभग 68% आबादी, दुनिया के सारी आबादी का 68% वो भारत में रहता था। और जब ये बात ध्यान में आई तो ये बड़ी विशेष बात थी। आज दुनिया की सबसे अधिक आबादी भारत में रहती है, परंतु फिर भी वो सारी दुनिया की आबादी का 20% भी नहीं होती। तो एक समय था जब लगभग 68-70% आबादी आदमी की वो भारत में रहती थी। अब जब ये स्थिति है
तो ये सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ फौजें या कुछ सेना लेकर आने वाले नर लोग वो इतनी बड़ी आबादी की आनुवंशिकता को बदल दें। तो फिर ध्यान में आया कि क्या ये जिसको बोल रहे हैं कि ये जीन्स जो बाहर से आए, क्या वो वास्तव में बाहर से आए हैं? और फिर ध्यान में आया कि अगर ये बाहर से आए थे तो भारत की जनजातियों में ये जीन्स क्यों मिलते हैं? तो फिर इन बातों को लेकर कई अध्ययन हुए। ये अध्ययन सेनगुप्ता का है। उसने बताया कि ये जो जीन्स, जिसको रिचर्ड क्रॉडक्स ने कहा था कि वो विदेशी हैं, वो वास्तव में 15,000 साल पुराने हैं, और ये जो भारत में मिलते हैं वो ज़्यादा पुराने, और ये पूर्वज हैं। कहने का मतलब कि जो R1 जीन्स बाहर से यहाँ आ रहे थे ऐसा बताया गया था, वो वस्तुतः यहाँ के पुराने थे और यूरोप के नए थे। इसी प्रकार अन्य कई अध्ययन हुए। इस अध्ययन में भी यही बताया गया कि बात सिर्फ कुछ ब्राह्मण समुदायों का ये जीन्स है ऐसा भी नहीं है। चेचुआ जनजाति है अपने आंध्र प्रदेश में, एक मंदिर है भीमशंकर का। उस मंदिर के पुजारी और उस मंदिर के आसपास रहने वाली जनजाति ये है, और इसमें 26% लोगों में वही R1 जीन्स है जिसको क्रॉडक्स ने बोला कि वो बाहर से आए। और फिर से ये बात समझ में आई कि जो भारत में जो जीन्स मिलते हैं उनमें सबसे पुराने जीन्स तो जनजाति समाज के हैं, उसके बाद भारत के ब्राह्मणों के जीन्स हैं, और उसके बाद जो विदेशी जीन्स हैं वो उससे भी अधिक नए हैं। कुल मिलाकर ये ध्यान में आया कि जिनके कारण भारत में एक माइग्रेशन की थ्योरी बाहर से बताई गई थी, वो वाइक्रोम्स जिनको बाहर का बताया गया था वो भारतीय ही हैं। वो सहरिया, कोया, लोढ़ा, चेचुआ ऐसी कई जनजातियों में मिलते हैं और ये ज़्यादा पुराने हैं। और कुल मिलाकर भारत से बाहर जाने की दिशा ही वास्तविक जेनेटिक फ्लो की दिशा है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा भूभाग लंबे समय से एक ही आदिमाता के हम सब पुत्र वो यहाँ पर रहे, यही उनकी संख्या बढ़ी, और बहुत लंबे समय से 70,000 साल से ज़्यादा हम यहाँ रहे, और इसमें से एक संस्कृति का निर्माण होता है। और जब हम उस संस्कृति की बात करते हैं तो वो यह जनजातीय जीवन संस्कृति है या प्रकृति आधारित जीवन शैली है, और ये ऐतिहासिक रूप से सर्वव्याप्त है। जब हम सर्वव्याप्त है तो उसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं, उसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हम सब में है, आज भी है। हमारे आध्यात्मिक विकास का मूल ये यहाँ की प्रकृति आधारित जनजातीय संस्कृति है, और इसमें प्रकृति की मर्यादाओं का पालन, अभी श्रीमती नुरेटी बता रही थी कि हम इस प्रकार से इसलिए घूमते हैं क्योंकि प्रकृति इस प्रकार से घूमती है। तो प्रकृति का मर्यादा का पालन करना ये सर्वोपरि था। पहाड़, नदी, वृक्ष, पत्थर, इन सब में शक्ति की अनुभूति की गई थी। ये यहाँ की जनजातीय परंपराएं हैं जो आज भी हम उनको मानते हैं। जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश, ये सब देवता है। और इसके साथ पंचभूत, जिसको भी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सब की, और इनमें देवत्व की अनुभूति, इसमें अद्भुत शक्तियों की अनुभूति, ये शक्ति का साक्षात्कार, ये भी जनजातीय संस्कृति, प्रकृति आधारित जीवन संस्कृति का हिस्सा है। इसके अलावा कर्ता रूप ईश्वर, भगवान और उसके अनेक रूपों की धारणा भी पुरातन है। शिव और शक्ति की धारणा भी पुरातन है, और ये वन संस्कृति में हजारों साल से रह रही थी। ये वो जन संस्कृति है, वो प्रकृति आधारित जन संस्कृति है जो आज भी सारे समाज में इसकी मान्यता है। इसमें आत्मा की संकल्पना है। हम सब, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से से पनपी हुई परंपरा हो, उन सब में आत्मा की और संकल्पना है, और सभी प्राणियों में आत्मा की व्यापकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जानवरों में नहीं होती या महिलाओं में आधी होती है। ये सब बातें भारतीय संस्कृति में नहीं है। आत्मा अकाट्य है, वो भाववाचक है, वो मात्रावाचक नहीं है, और वो सर्वव्यापी है। आत्मा का आवागमन
जिसको हम कहते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, पुनर्जन्म, इसकी भी मान्यता बहुत पुरानी है, सनातन है, जनजातीय है, प्रकृति आधारित है, ऐसा हम सभी मानते हैं। इसके अलावा गोत्र की व्यवस्था, आज गोत्र के बारे में जानकारी दी गई कि किस प्रकार गोत्र की व्यवस्था हम मानते हैं, किस प्रकार सगोत्री विवाह कुछ जनजातीय समाज और फॉलो करता है। परंतु ये सिर्फ कुछ जनजातीय समाज ही नहीं, सर्व सनातन समाज, इस देश का प्रत्येक और जो परंपरा है वो इस गोत्र व्यवस्था को और फॉलो करता है। लोग बोलते हैं गोत्र के व्यवस्था के बारे में, गोत्र व्यवस्था के बारे में ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जातीय समाज हो चाहे जनजातीय समाज हो, ये दोनों में ही है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ग्राम में जीवन के आगमन के पहले से ही गोत्र परंपरा है। जाति व्यवस्था संभवतः नहीं है क्योंकि वो ग्राम में व्यवस्था शुरू होने के बाद आई, परंतु गोत्र की व्यवस्था सर्वव्याप्त है। ये भी कहा जाता है कि नहीं नहीं, जाति समाज की गोत्र व्यवस्था वो अलग है, वो सप्तर्षियों के नाम पर है। जबकि जैसा अभी पूर्व में बताया गया कि जनजाति समाज की गोत्र व्यवस्था वो पशु पक्षियों टोटेम के नाम पर है। परंतु ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी वही बात है। जैसे सप्तर्षियों में एक है विश्वामित्र ऋषि और उनके नाम से गोत्र चलता है, परंतु विश्वामित्र का खुद का गोत्र क्या था तो ध्यान में आता है कि उसका गोत्र था कौशिक। और ये कौशिक कौन है तो ये इंद्र की चिड़िया का नाम है। भारद्वाज गोत्र है, वह भी पक्षी ही है। गौतम का संबंध वो भी बैल से है, गर्ग का सांड से है, कश्यप कच्छप जो है वो कछुए से है, तैत्रीय वो तीतर से, अत्रि यह गोत्र नदी से है, अज गोत्र बकरे से है, पैपलाद पीपल से है, अली भौरे से है। तो ये जो ऊपर से अंतर बताया जाता है, ध्यान में आता है कि इस सारी व्यवस्था के मूल में वही जनजातीय परंपराएं हैं, वही प्रकृति आधारित जीवन की परंपराएं हैं। और वो गोत्र आज भी सर्व जगह इस विषय को माना जाता है। जनजातीय समाज में भी ये गोत्र ऐसा कहते हैं कि वो पशुओं या पेड़ों के नाम से, परंतु उसके साथ कोई घटना संयुक्त रहती है, इसलिए ऐसा है। जैसे ध्रुवा जनजाति का इड़पिच गोत्र महुआ के नाम पर है क्योंकि इनके आदि पुरुष के देव स्थान पर महुए का पेड़ था। इसी प्रकार कोसादेहा गोत्र वो क्योंकि वहां पे आदि पुरुष को भगवान ने कोसे का ककून दिया था। ये भारत की सभी जनजातियां और जातीय समाज भी गोत्र व्यवस्था को मानता है। ऐसी कितनी ही परंपराएं जिनका मैंने उल्लेख किया वो सब सनातन परंपराएं हैं और जातीय और जनजातीय समाज दोनों में है। ये सारी साम्यता होने के बावजूद भी कुछ अंतर आए हैं और उसको लेकर सवाल होता है कि वो अंतर क्यों आए हैं। तो ध्यान में आता है कि ऐसा कृषि के प्रादुर्भाव के बाद ग्राम में जीवन शैली भी विकसित हुई और इसके कारण कुछ नई बातें जुड़ी। परंतु यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि नई बातें जुड़ी वो तो ठीक है, परंतु पुरानी परंपराएं नष्ट नहीं हुई। और ये कृषि का प्रादुर्भाव बहुत उलट पलट लाने वाला और समय रहा। मानवीय इतिहासों में ऐसा सारी दुनिया में जब कृषि आरंभ हुई तो बड़ी उथल पुथल मची। सामान्यतः प्रकृति आधारित जीवन जो रहता है उसमें तो मानव की सतत आवश्यकता पूर्ति जंगलों में होता ही है। जंगलों में कभी अकाल नहीं पड़ता। अकाल तभी शुरू हुआ जब गांव शुरू हुए और खेती शुरू हुई, वरना जंगलों में अकाल नहीं पड़ता। वहां हमेशा सतत आपूर्ति होती थी और इसीलिए प्रकृति के अत्याधिक दोहन और परिग्रह यानी इकट्ठा करने की जल्पना ये जीवन शैली में ही नहीं थी। परंतु जब ये खेती शुरू हुई तो ये भाव आने लगा कि चलो इकट्ठा करके रख लेते हैं, अगले साल खाएंगे। और वनों को काटकर खेत बनाना शुरू हुआ। और जब ऐसा सब कुछ हुआ तो इसके कारण समाज में प्रश्न खड़े होने लगे और अलग अलग जीवन पद्धतियां बनी। हमारे देश में विभिन्न जातियों और जनजातियों के आदि पुरुष ऋषियों महात्माओं ने और उस समय भी वन आधारित संस्कृति की रक्षा का प्रयास किया, जो आज भी हमको उनके प्रयासों में दिखाई देता है। जैसे बैगा, आदि बैगा, नागा बैगा है, उनकी कहानी है कि उन्होंने धरती को और जल में से निकाला गोदी में उठाकर, और चूंकि उन्होंने धरती को गोदी में उठाकर निकाला इसलिए
आदि नागा जो है, नागा बैगा, उसने धरती को अपनी पुत्री माना और बोला कि जो मेरी पुत्री है इसके पेट में मैं हल कैसे चला सकता हूँ। और इस भाव के साथ जो खेती होती है वो जंगल को काट कर नहीं होती, वहाँ पे आग लगा देते हैं और कुछ दिन बाद उसको छोड़ देते हैं, एक फसल लेने के बाद उसको छोड़ देते हैं, जिसको हम झूम खेती कहते हैं, और वो वन दोबारा और उस जगह को रिक्लेम कर लेता है। वन का स्थायी नाश ना हो इसकी चिंता की जाती है। उसको बड़े आदर्श भाव से देखा जाता है। जो लोग गाँव में आ गए, शहरों में भी आ गए, उनमें भी अपरिग्रह, फलाहार, यहाँ तक कि मृग चर्म और दिगंबरता का भी पालन होता रहा है। ये भी उसी संस्कृति का और उसी विरासत का हिस्सा है। जनजाति समाज आज भी इन्हीं आग्रहों पर जीते रहने की कोशिश करता है। और जैसा पता है सभी का शिकार कर कर खाने पर रोक भी लगी। जैसे उन्होंने कहा कि अपने टोटम का शिकार नहीं करते, तो सब जगह कहीं ना कहीं इसका एक विचार हुआ। ध्यान में आता है कि भारत के ऋषि मुनियों ने कभी गांव में घर नहीं बनाए, उन्होंने अपने आश्रम वनों में रखे। आज हम पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, परंतु राम और कृष्ण पढ़ने के लिए कहाँ गए? तो वो जंगल में गए, क्योंकि उस समय के हमारे ऋषि मुनियों ने ये जीवन सीखने की कला प्रकृति में ही है, और प्रकृति की गोद यानी जीवन को अगर सीखना है तो जंगल में जाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम वो पूरी तरह जंगल में ही सीखने की बात थी। इस आधार पर और शिक्षा के केंद्र वनों के आश्रम ही रहे, और शुद्ध आध्यात्म के विषय वो तो आरण्यकों में ही मिलते हैं। वो जो उपनिषद है उनको आरण्यक भी कहते हैं, क्योंकि उनका लेखन, वाचन और अभ्यास वो सब वनाधारित ही हुआ और जनजाति संस्कृति से प्रेरित होकर ही हुआ। लेकिन जैसा होता है, आज हम कितना भी रोकना चाहें कि नहीं नहीं शहर में मत जाओ, गांव में रहो, परंतु होता यही है कि आदमी शहर में आता है। उस समय भी ऐसा ही हुआ और लोग धीरे धीरे गाँव में आते गए। लेकिन जब लोग गाँव में आए तो वहां पर भी उनके ऊपर कुछ निषेध लगाए गए। जैसे आप बहुत अन्न उपजाते हो, आप प्रकृति का अत्यधिक दोहन करके अगर अन्न उपजाते हो तो ये आपके ऊपर ये लागू होगा कि आप यज्ञ करो, और जिन देवताओं ने आपको ये अग्न दिया है उसको यज्ञ के माध्यम से वापिस करो। आप अत्यधिक पशुपालन करते हो तो उस पशु को जिसको आप पालन कर रहे हो, जो आपको दूध दे रहा है, आपको धन दे रहा है, धान्य दे रहा है, लक्ष्मी दे रहा है, उसको माता मानो, और जैसे उसका बछड़ा उसको माँ मानता है वैसे आप भी उसको। इस प्रकार से गोपालन के साथ मातृभाव की अनिवार्यता की गई। और जैसे मैंने कहा, ठीक है आप गांव में आ गए, आपने गृहस्थी धर्म किया, लेकिन एक बार आपकी 50 की उम्र हुई तो आप वापिस वनों में जाओ, वहीं आपको रहना है, और फिर उसके बाद संन्यास का काल वह भी वहीं रहना है। तो अपने जीवन का 3/4 हिस्सा वो इस जो वैदिक आश्रम परंपरा है उसमें भी वनों पर ही और गया है। यह हमारे जीवन में जनजाति और प्रकृति आधारित संस्कृति का प्रभाव ये स्पष्ट दिखता है। अब ध्यान में आता है कि कई जनजाति गाय की पूजा नहीं करते या वो यज्ञ नहीं करते, तो हमको ये भी समझना चाहिए ये समय के साथ आने वाले परिवर्तन थे। जिन्होंने वो पाप नहीं किया वो प्रायश्चित भी क्यों करेंगे? तो उस प्रकार की बात है, उन्होंने प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन किया नहीं, इसलिए कई ऐसी परंपराएं हैं जो अभी भी प्रकृति आधारित जीवन जी रहे हैं उनके ऊपर लागू नहीं होती, परंतु उन कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो शेष सारी परंपराएं उसी आज भी उसी प्रकृति आधारित जीवन के समय में जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित की थी वो हम सभी उनको स्वीकार करते हैं और उनको पालन करते हैं। अब ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कृषि के आगमन के बाद समाज 2 भाग में बढ़ गया कि एक वो कृषि करते हैं और एक वो कृषि नहीं करते। ऐसा भी नहीं। आज हम ध्यान देंगे जनजाति समाज में तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो कोई भी कृषि कार्य नहीं करते, जैसे कोरबा जनजाति है या आबुजमाड़िया जनजाति है, परंतु दूसरे हैं जो कुछ करते हैं, जैसे बैगा जनजाति है, झूम खेती करती है। उरांव हैं, वो कृषि करते हैं, परंतु कृषि सब कुछ उनके लिए नहीं है, वो अभी भी बहुत कुछ वनाधारित जीवन भी जीते हैं। गौड़ समाज है, गौड़ समाज तो जब ग्राम्य और जनपदीय व्यवस्था में आ गया तो उसका व्यवहार जातीय व्यवस्था के ही जैसे हो गया, वो अपने आप को राजगुण भी मानते हैं। और इसका विपरीत भी हुआ। यदि जाति समाज का व्यक्ति ऐसे गांवों में रहता है जहां जनजातीय बाहुल्य है तो वो वहां बैगा से पूछकर ही काम करता है, और ऐसा एक स्पेक्ट्रम हम जिसे कहते हैं
जीवन शैली का एक स्पेक्ट्रम वो भारत में दिखाई देता है, परंतु इस स्पेक्ट्रम के सारे और व्यवहारों के मूल में वही जनजातीय और प्रकृति आधारित व्यवस्था है, और वो बहुत प्रभाव के रूप से आज भी स्थापित है। भारत में एक वैदिक परंपरा बहुत मजबूत है, और भारत में दुनिया में सबसे पहला लिखा हुआ ग्रंथ ये अथर्ववेद को ही मानते हैं, और इसको ज्ञान का भंडार भी कहते हैं। परंतु ध्यान से देखने की बात है कि ये वैदिक परंपरा सृजित कहाँ से हुई, किसने इसे बनाया, किस आधार पर बनाया, और जब हम इसका विचार करेंगे तो हमको ये भी समझ में आएगा कि इसमें भी भारत की परंपरा, प्रकृति आधारित जीवन की संस्कृति की ही इसमें बोलबाला है। सबसे पहले तो इसके ऋषिगण ही हैं जो उसी समाज के और प्रतिनिधि थे। इसके अन्यान्य देवी देवता, इसके अन्यान्य संस्कार और इसकी भाषा, ये सब और उसी संस्कृति से प्रभावित है। अपन संक्षेप में उसके बारे में बात करेंगे। ऋषि मुनि ये हमारे देश के लिए बहुत महत्व के और संस्थान थे। जब भारत में आबादी बढ़ने लगी आज से 30,000, 40,000, 20,000 साल पहले, तो वो छोटी छोटी आबादियां जब आपस में संपर्क में आई तो विवाद की स्थिति बन भी सकती थी, परंतु इन्हीं ऋषि मुनियों, परिव्राजकों के कारण ये भारत आपस में लड़ा नहीं। ये समाज एक दूसरे से परिचित होते गए और उनके बीच एक साहचर्य का भाव और विकसित हुआ, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम सब इन्हीं ऋषि मुनियों की संतानें हैं। ये सारे देश को जोड़ते थे, ये पूरे देश में घूमते थे। हम सभी सत्यनारायण की कथा पढ़ते। सत्यनारायण की कथा क्या है, तो एक बार नैमिषारण्य में 80,000 ऋषि इकट्ठे हुए। कहाँ से आए? सारे भारत से आए। और किस चीज के लिए जब इकट्ठे हुए तो उनको किसने प्रवचन दिया? तो सूत ऋषि ने दिया। सूत ऋषि कौन थे? सूत यानी जो रथ को चलाता है, जो सब जगह घूमता है। ऐसे लोगों ने मिलकर और इनकी बड़ी सभाएं होती हैं। तो ये परिव्राजक अपना ज्ञान, अपना अनुभव सारी दुनिया में बांटते थे। और आज हम छत्तीसगढ़ में हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसे तो वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों की संख्या 150 से 200 उससे भी अधिक है, परंतु मैं उनका ही उल्लेख करूंगा जो मूलतः इस दक्षिण कौशल क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या इसी दक्षिण कौशल में रहती थी। और इनमें से कईयों को वेदों के मंत्र दृष्टा होने का गौरव है। यानी जो वैदिक संस्कृति है उसका आरंभ जिन ऋषियों ने किया वो इसी क्षेत्र में रहते थे, यहीं की संतानें थे। और इनके गोत्र भी दोनों जातीय और जनजातीय समाज में पाले जाते हैं, माने जाते हैं। जैसे ये 3 ऋषि, मैं बहुत जल्दी ही इस विषय पे आगे करूँगा। भारद्वाज ऋषि का आश्रम तमस नदी के तट पर है, गोत्र के आरंभक है। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में है, और ये प्रमाण के साथ है। वाल्मीकि रामायण से लेकर सभी ग्रंथों में इनका और उल्लेख है। कई जातियां अत्रि ऋषि के गोत्र को अपनाती हैं। मार्कंडेय ऋषि, जिनके नाम पर मार्कंडेय पुराण है, उनका भी आश्रम और सोन नदी के पास है। सुतीक्ष्ण ये वो ऋषि हैं जिन्होंने और रामचंद्र जी के आगमन के बाद उनको लेकर अगस्त्य ऋषि से मिलाने और लेकर गए थे। अगस्त्य जी का भी जो और आश्रम था वो इसी धरती में था। शरभंग ऋषि, उनको स्वर्ग जाने का वक्त आया तो उन्होंने बोला नहीं, जब राम भगवान आएंगे तो उनका दर्शन करके जाऊंगा। और जब राम भगवान आए तो उसके बाद ही उन्होंने अपने शरीर को और भस्म करके दिव्य धाम की तरफ गए। कण्व ऋषि जो वैदिक ऋषि है और कई मंडलों का और मंत्र दृष्टा ऋषि इनको माना जाता है, और जिसके नाम पर भारत ये नाम इस देश का पड़ा है, उस भरत का लालन पालन इनके आश्रम में ही हुआ था। कैमूर पर्वत की श्रृंखला में कंडाकोट नाम की एक स्थली है। सांदीपनी जो श्री कृष्ण के गुरु थे, वैदिक और पौराणिक ऋषि, वो भी इसी मध्य क्षेत्र में रहते थे। हसदो नदी के पास में अमृतधारा में गुफा सुरंग है अपने छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर राम ने महर्षि विश्रवा से भेंट की। ये विश्रवा कौन है? ते महान वेदविद है और धर्मात्मा पुलस्त्य के पुत्र है। और विश्रवा जो है वो रावण के पिताजी थे। तो ये इसी क्षेत्र से थे। रेणुकूट में जमदग्नि ऋषि का आश्रम है,
अंबिकापुर के पास महरमंडा ऋषि का आश्रम है, और वशिष्ठ का आश्रम सरगुजा में भी एक जगह ऐसा मान्य है। मातंग, मंडूक, वाल्मीकि, मांडव्य, लोमश, ये सब मध्य छत्तीसगढ़ में और इनके आश्रम है। मंडूकोपनिषद के रचयिता मंडूक ऋषि का आश्रम मधुकू द्वीप में माना जाता है, जहाँ अभी हाल में ही बहुत से पुराने और मंदिर प्राप्त हुए। मातंग ऋषि ने ही शबरी को राम के दर्शन कराए। इसी प्रकार राजिम में मांडव्य ऋषि का आश्रम है। मांडव्य ऋषि ने, जहाँ तक मुझे ख्याल है, कि बच्चों को और दंड नहीं मिलना चाहिए पाप का, ऐसा और आदेश यमराज को दिया था। राजिम में लोमश ऋषि का आश्रम है। ये सारे अत्रि, कंक और सप्तर्षि के आश्रम जो सिहावा में, जहाँ महानदी का उद्गम स्थल है, ये सारे महान आज से 4000 5000 साल पहले ये इस धरती में थे। यही वेदों के, पुराणों के रचयिता हैं। ये हमारी और धरोहर है। ये उस समाज का, आज के समाज को दिए जाने वाला सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यदि कोई है तो ये साक्षात ऐसे मंत्र दृष्टा ऋषि, ये हमारी प्राकृतिक परंपरा, जनजाति परंपरा के सबसे बड़े देन इस भारत के समाज को है। इसमें हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए, ये परिव्राजकों के आश्रम अलग अलग स्थलों पर होते हैं और ये स्वीकार्य तथ्य है। ये ऋषि मुनि ही नहीं, बल्कि हमारे देवी देवता, ये भी जनजातीय समाज से ही आते हैं। आप इसका एक अध्ययन अगर करेंगे, एक अध्ययन मैंने भी किया था कि एक जनजाति में कितने देवी देवता है, तो ध्यान में आता है कि गौड़ समाज में तो उसके 3-4 हिस्से इसी नाम पर हैं कि कौन 5 देव को मानता है, कौन 8 देव को मानता है। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की संख्या विभिन्न जनजातियों में है। कुछ समाज जैसे उरांव और कुछ अन्य समाज में हल, मूसल, अगरिया भी, और हल, मूसल जैसे कृषि यंत्रों की भी पूजा करते हैं। तो ये सब चीजों को भी देखें, और यदि ग्राम देव और कुल देव को हटा दे तो किसी एक जनजाति में 8, 10, 12, 15, 20 इससे ज्यादा देवताओं की संख्या नहीं होती, क्योंकि शायद उतनी ही आवश्यकता होती। और यदि एक प्रकार से देखें, आज हम ये कल्पना कर रहे हैं कि वैदिक जो प्रवाह था वो कई प्रवाहों को एक साथ लेकर आने का एक प्रयास था, क्योंकि दिखता वैसा ही है, परंतु अंग्रेजों ने उसको अलग माना है। अंग्रेजों ने एक प्रोटो इंडो आर्यन ट्राइब ऐसा एक खोजने की कोशिश की, और किसी एक ट्राइब से ये सब आया है ऐसी एक कल्पना विस्तृत की। परंतु आप ही सोचिए कि यदि वैदिक समाज किसी एक ही जाति या ट्राइब का होता तो उसमें भी देवी देवताओं की संख्या कितनी होनी थी, 20-25। परंतु यदि हम सिर्फ अकेले ऋग्वेद को ही देखेंगे तो उसमें 125 से अधिक देवी देवताओं की पूजा है। वास्तव में ऋग्वेद में देवी देवता कौन है और उनकी पूजा कैसे करना चाहिए, यह भी एक कठिन विषय है, और उस विषय पर एक अलग ग्रंथ आज से 1500 साल पहले शौनक मुनि ने बृहन देवताओं लिखा है। उसमें इस बात का उल्लेख है कि कितने देवी देवता हैं। इसमें प्रकृति की शक्तियां, दिव्य देव, उनकी पत्नियां, पूर्वज, लिंगोक्त देव, काम की महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे रथ, आयुध, कृषि के उपकरण, ऋतु, दिशाएं, रोग मुक्त देने वाली शक्तियां, वनस्पतियां, दुस्वप्न नाशक और ऐसी अन्यान्य शक्तियों की उपासना ये वेदों में की गई है। ध्यान में आता है जब इस बात को हम इस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि मंत्र दृष्टा ऋषि कितने हैं, तो वो 100, 150, 200 से ज्यादा है। देवी देवता कितने हैं, तो एक ही वेद में 125 से अधिक देवी देवता है। तो सहज ही समझ में आता है कि ये अन्यान्य जन समुदायों में उस समय जिन जिन श्रेष्ठ तत्वों की पूजा होती थी उन सब को सम्मान की जगह देकर एक जगह लाने का प्रयास ऐसा वैदिक प्रवाह ने किया था। और ये सारा कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो इस देश के जनजातीय और प्रकृति आधारित जीवन जीने वाले तत्कालीन समाजों का है, और वो सब इसमें कहीं ना कहीं है। ये सारे देवी देवता वैदिक समाज को, जनजातीय समाज की देन है, ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा। देव और असुर का भी एक विषय आता है। इतने देवता तो दिए, क्या असुर भी दिए? ये भी बहुत रोचक विषय है। वास्तव में देवासुर संग्राम को आर्य और द्रविड़ के बीच के एक संघर्ष के रूप में निरूपित किया है। जितने भी लोग किताब पढ़कर आते हैं वो इसी माइंड सेट में, इसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं।
परंतु अंग्रेजों ने हमारे वाङ्मय को सिर्फ अपने उपयोग के लिए जितना पढ़ना उतना ही पढ़ा। सच बात तो यह है कि मूलतः देव और असुर दोनों ही कश्यप के पुत्र हैं, सौतेले भाई हैं, इसलिए वो नस्ली तौर पर एक दूसरे से अलग हैं ऐसा भी नहीं। कई बार ये भी बोलता है कि वो तो अलग दिखते हैं, उनकी काले काला सरूर है और बड़ी बड़ी मूछें हैं, ऐसा क्यों? तो ध्यान में आता है कि एक कहानी है कि जब समुद्र मंथन होने लगा तो देवताओं ने नाग के सिर की तरफ अपने आप को रखा और उसके पूंछ की तरफ और असुरों को रख दिया। असुर बड़े नाराज हुए, बोले हमको पूंछ की तरफ क्यों रखा? अच्छा, बोले तो आप ही सिर की तरफ आ जाओ। और फिर दैत्य जो थे असुर वो सिर की तरफ आ गए। और उसके बाद जब समुद्र मंथन चालू हुआ तो उसके मुंह से फन से और विषैला धुआं निकला और उसके कारण उनका रंग काला हो गया, ऐसी भी कथा आती है। खैर, ये दोनों एक ही कश्यप के ही पुत्र हैं। और एक बात और है कि इसमें देवताओं का कोई वंश नहीं है। आज बड़े आसानी से कह देते हैं देव असुरों का संग्राम है और आर्य जो हैं वो देवताओं के वंशज हैं, ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया है। पर यही सत्य है कि देवताओं का कोई वंश नहीं, असुरों का वंश है। प्रहलाद है, विरोचन है, बाली है, ये पूरी श्रृंखला है, उसके कुलगुरु है, परंतु देवताओं का कोई वंश नहीं है। और वाल्मीकि रामायण में इसका एक उद्धृत किया गया है कि जब शंकर और पार्वती का विवाह हुआ और रति क्रिया शुरू हुई तो रति क्रिया बड़ी लंबी चली। और जब वो रति क्रिया ऐसा हुआ तो देवताओं को डर हुआ कि जब इसका अंत होगा तो शायद ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। तो उन्होंने जाकर शंकर पार्वती से निवेदन किया कि इस रति क्रिया को आप समाप्त करें। शंकर भगवान मान गए, परंतु पार्वती बड़ी नाराज हुई और पार्वती ने श्राप दिया कि देवताओं तुम सब निर्वंश हो जाओ। और यही सत्य है, ना इंद्र का कोई वंश है, ना यम का कोई वंश है, ना वरुण का कोई वंश है, ना अग्नि का वंश है, ना वायु का है, ना विष्णु का है। वस्तुतः भारत में पौराणिक रूप से देव, असुर, मानव, किन्नर, नाग, गंधर्व ऐसी कई जातियों का उल्लेख है। इन सब के वंश हैं पर देवताओं के वंश नहीं है। देवताओं के अवतार हैं और अवतार जो हैं वो गुणों के आधार पर हैं। और इसलिए जो असुर हैं वो भी वस्तुतः इसी धरती के हिस्से हैं और वो हमारे पूर्वज भी रहे हैं और वो कई जगह इतने सम्माननीय हैं और राजा भी हैं कि उनकी पूजा होना ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो इसमें खाई खड़ी की जाती है वो भी, जैसे मैंने कहा, वंश असुरों के भी रहे, देवों के अवतार हुए, तो इन सबके वंश चले हैं। इनका सम्मान असुरों का भी अगर हुआ तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वैदिक संस्कार जो हैं वो भी वास्तव में हमारे विभिन्न जनजातीय समाजों से ही आए, चाहे वो गर्भाधान हो, गोद भराई हो, जन्म हो, अन्नप्राशन हो, विद्यारंभ हो, ये सब ऐसे 16 संस्कार माने जाते हैं। ये हो सकता है कि किसी एक जनजाति में वो 16 संस्कार ना माने जाते हों, परंतु ये निश्चित है कि वैदिक समाज में जो 16 संस्कार हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी जनजाति समाज में जरूर और पाले जाते हैं और वहीं से हमने लेकर आए हैं। संस्कारों की विविधता भी यहीं से आती दिखती है। हमने जैसे अंतिम संस्कार की बात हुई थी कि हम मिट्टी में मिल जाते हैं, ऐसा जरूर है कि जनजाति समाज और मिट्टी देता है, परंतु सबको देता है ऐसा नहीं। यदि किसी का शरीर छत विछत हो जाए या उसको रोग हो जाए तो उसका दाह संस्कार भी किया जाता है। और जिसको इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वो वापस घर में आए उसको मिट्टी दी जाती है। और सनातन समाज में भी अगर देखेंगे तो जो योगी सन्यासी रहते हैं उनको मिट्टी ही दी जाती है। हम सब जो इस दुनिया के रोगों से सब और ग्रसित हैं, हम सबको और अग्नि संस्कार दिया जाता है। तो ये जो विविधताएं हैं वो भी वहीं से आती हैं। ये वैदिक संस्कार ये भी और जनजातीय मूल से ही हैं, वहीं से आते हैं। संस्कृत भाषा के बारे में भी हमारा दृष्टिकोण अब बदलना लगा है। जैसे मैंने कहा, परंपरागत रूप से यही माना जाता है कि एक रोड रोलर निकला था और उसने दुनिया भर में भाषाओं को जन्म दिया, वो किसी एक ट्राइब की भाषा थी। लेकिन ये सत्य नहीं है। वास्तव में संस्कृत भी एक बनाई हुई भाषा है। जैसे गंगा है, गंगा जब हिमालय से निकलती है तो उसकी कई और शाखाओं से कई ट्रिब्यूटरीज रहती है। मंदाकिनी है, अलकनंदा है, भागीरथी है, ऐसी कई छोटी, काली गंगा है।
कई छोटी छोटी नदियां मिलकर वो गंगा का प्रवाह बनती है। और ये गंगा जब समुद्र से मिलने के पास पहुंचती है तो कई भागों में विभक्त हो जाती है, जैसे पद्मजा है, मेघना है, ये बंगाल में मिलती है। अंग्रेजों ने ये तो देखा कि संस्कृत से बंगाली बनी, गुजराती बनी, हिंदी बनी, परंतु अंग्रेजों को यह समझ में नहीं आया कि ये संस्कृत खुद किन शाखाओं से बनी। वस्तुतः भारत में जो वैदिक संस्कृति है वो उस समय की तत्कालीन कई संस्कृतियों को, जीवन प्रवाहों को जोड़ने का एक प्रयास था, और उस समय की संपर्क भाषा के रूप में और संस्कृत को एक विशेष प्रकार से डेवलप किया गया। उसका नाम ही है संस्कार करके बनाई हुई भाषा संस्कृत। और एक ध्यान आएगा कि किसी अन्य भाषा के मुकाबले संस्कृत में धातु शब्द 3500 से अधिक है उन शब्दों से जिनसे वो भाषा बनी। अब ये भी एक बहुत ध्यान देने का विषय है। सिर्फ आने और जाने की क्रिया के लिए कई दर्जन धातु शब्द संस्कृत में है। ऐसा क्यों है? यदि वो किसी एक जनजाति की भाषा होती तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, परंतु ये तो कई छोटी धाराओं को समायोजित करते हुए एक बड़ी संपर्क भाषा बनाने का प्रयास था। और ये धाराएं अन्य तात्कालीन प्राकृतिक और जनजाति भाषाओं से ही आई थी। अभी इस आधार ऐसे तो सामान्यतः गोंडी भाषा को ये द्रविड़ मूल की भाषा है करके अलग कर देते हैं, परंतु ऐसे कम से कम 100 शब्द हैं जो गोंडी भाषा में है, और वो संस्कृत भाषा के उसके जो धातु शब्द है उनके ठीक समानार्थी हैं। सच पूछो तो ये दुनिया भर की प्राकृत और जनजाति भाषाएं जो भारत भर की है उसने संस्कृत के निर्माण में भी बहुत योगदान दिया है, और इस पर भी बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। और यही कारण है कि जनजातिवाचिक परंपरा में भी शेष समाज के प्रति बड़ी साहचर्यपूर्ण दृष्टि है। उन्होंने किसी को अभी आक्रामक नहीं माना। किसी कहानी में ये नहीं आया कि कोई आया था और उसने हमको खदेड़ दिया। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण कुछ एक दूंगा अपनी बात समाप्त करने के पहले। ये भी ध्यान में आता है कि सारे जनजाति समाजों की मूल कथाओं में शेष समाज उपस्थित है और प्रेम से उपस्थित है, वो आक्रामक के रूप में नहीं। और ज्यादातर कथाओं में एक ही मूल से जाति जनजाति के उत्पन्न होने की भी कथाएं, जैसे कोया या गोंड है। ये लिंगोदेव की कहानी जो है, ये जो कथा है, जो इतिहास है, ये बड़ा विशेष है। ये महादेव और पार्वती इनके आराध्य है, ये तो एक जोड़ने वाली बात है ही। इनकी कहानी के कई प्रकार हैं। इसमें ध्यान में आता है कि इनके भाइयों को किसी कारण से महादेव जी ने अब गुफा में बंद कर दिया था। लिंगोदेव ने उनको छुड़ाया और सब भाई निकल आए, परंतु 5 भाई पीछे रह गए। 4 भाई वो क्यों पीछे रह गए? तो पता पड़ा कि उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा कहीं पूजा चल रही थी, उसमें प्रसाद चढ़ाया था और प्रसाद में बहुत घी था, तो उनको नींद आ गई, ऐसा उल्लेख मिलता है। ये एक साहचर्य का भाव, साथ चलते समाज के रूप में ये दृष्टि है। बैगा की अपने उत्पत्ति की कहानी है, उसमें लिखता है कि एक तुम में से 2 भाई निकलते हैं, एक बैगा और एक गोंड। एक दूसरी कहानी में बैगा और ब्राह्मण 2 भाई पैदा होते हैं, एक टंगिया लेकर होता है और दूसरा कागज लेकर उत्पन्न होता है। कहीं संघर्ष नहीं, एक साथ चलते हुए समाज का उल्लेख। बढ़िया जो जनजाति है उसके हिसाब से अर्जुन को जब लड़ाई में मुश्किल होने लगी तो उसने अपने हाथों में भर्रू घास को मसल कर कुछ योद्धाओं को जन्म दिया, वो बढ़िया है। बिंजुवार की जो कहानी है तो उसमें 12 धनुषधारी थे जो विंध्यवासिनी देवी के पुत्र थे। ये बताता है कि कैसे हम जुड़े हुए। इन्होंने बाण चलाए जो सीधे पुरी के मंदिर में लगे, उनको कोई नहीं निकाल पाया, तो ये खुद गए और उसको निकाला। और पटना के राजा का पुत्र इनके यहाँ पाला गया था, आज तक वहां से इनका संबंध है। धनुआर की जो कहानी है, उनके आदि पुरुष नागा लोढ़ा और नागा लोढ़ी हैं। इनके 12 पुत्र हुए और 12वें पुत्र करणकोट हुए जो धनुष बाण के साथ पूरे हुए। इनके बड़े 11 भाइयों को उस समय के गवली लोगों ने शिकार करते समय बंद कर दिया था। करणकोट ने उनको छुड़ाया और उनकी सबकी शादी गवली बहनों से करवाई, और उसमें से अलग अलग जनजातियां पैदा हुई, जिसमें बुंजिया, कवड़, कोरवा, मांझी, भिंजवाड़ और कोल है। और करणकोट से धनुआर हुए। ये सब एक साथ चलते हुए समाज की कहानी है। हलवा तो कहता ही है कि मैं बलराम भगवान के और हल से हमारी उत्पत्ति हुई है। बत्रा की भी कहानी मैंने इसमें लिखी नहीं है, लेकिन बताता हूँ कि जो भरत को साथ में जो समाज राम को वापस ले जाने के लिए आया था, वो जब राम वनवास में आए तो बोले हम वापस नहीं जाएंगे। अब वो भरत के साथ न जाकर के राम के साथ आ गए, ए भरता, ऐसा एक उनकी भी कहानी है। कमार जनजाति, ये बड़ी रोचक कहानी है।
इसमें अंत में यही है कि वो बालक बालिका का जन्म हुआ, उसको और बॉक्स में बंद करके बहा दिया गया। बाद में महादेव ने ही उनको बचाया और सारी जातियां और जनजातियां उन्हीं से पैदा हुई। ये कमार की कोल जनजाति में सींग बोंगा यानी सूर्य उसने एक लड़का और लड़की बनाई, परंतु वो आपस में एक साथ नहीं आए। तो उसके बाद उन्होंने उसको चावल की मदिरा बनाना सिखाया। फिर उन्होंने संबंध बना और 12 लड़के और 12 लड़कियां हुई और उनके अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने खाना पीना शुरू किया और इस प्रकार से 12 जातियां पैदा हो गई। और इसमें शाकाहारी भोजन लेने वाले ब्राह्मण और राजपूत हुए और अन्य कोल, संथाल, भुइयां, शूद्र और घसिया भी हुए। ये सब बताता है कि ये सारी जनजातियां और जातियां एक दूसरे के साथ चल रही थी। ये वो बोल रहे हैं, ये उनका इतिहास, ये उनकी कहानियां, ये उनकी वाचिक परंपराएं बोल रही हैं, उसमें संघर्ष नहीं है। कोरकू की जनजाति की भी और बड़ी रोचक कहानी है। इसमें उस समय के समाज का बड़ा सही चित्रण है कि वास्तव में हुआ ये कि कोरकू को महादेव भगवान ने बनाया। तो पहले उनका राजा था दशानन। ये मैंने कहा हम असुर और सुर के लड़ाई में फंस जाते हैं। ये दोनों इसी देश के, इसी समाज के लोग हैं। उन्होंने जब देखा कि विंध्य और सतपुड़ा में आबादी नहीं तो महादेव से विनती की। महादेव ने खगेश्वर कौवे से लाल जमीन ढूंढने को कहा जो उसने बैतूल में सावलीगढ़ में पाई। वहां महादेव ने मूला और मूली बनाए जिससे कोरकू जनजाति पैदा हुई। फिर उसको जीवन जीने के लिए उन्होंने महुआ, चिरौंजी, बाहुल, सेवान और कुल्लू के वृक्ष दिए। ये जनजाति समाज के जीवन को बताती है। परंतु कोरकू उससे खुश नहीं थे, कोरकू अन्न खाना चाहते थे। ये बताती है कि कैसे एक पहले से चलते आते हुए जीवन में कृषि के बाद नई चीजें आई और जब वो अन्न मांगने के लिए मांग जाति के यहाँ जाते हैं तो वहां पे छुआछूत के कारण पार्वती ने महादेव को मांग के यहाँ जाने से रोक दिया। अपनी जगह उन्होंने भीमसेन को भेजा और इसीलिए कोरकू जो है ना वो भीमसेन की पूजा करते हैं। ये बहुत रोचक कथाएं हैं। इनसे तात्कालिक समाज की एक प्रतिबिंब मिलता है, परंतु ये भी मिलता है कि इसमें लड़ाई नहीं है, इसमें साथ चलते हुए समाज है। राम को लेकर बातें होती हैं। वस्तुतः इस देश की संस्कृति के जनक राम नहीं है, ऋषि मुनि। इस देश के समाजों के गोत्र भी ऋषि मुनि। रावण के भी गोत्र के जनक ऋषि मुनि हैं। राम वास्तव में ऋषियों के आदेश पर वन में आए। राम ऋषियों के यज्ञों की रक्षा के लिए वन में आए। और तो और ये भी है, जब राम जी ने रावण का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या लगी और ब्रह्म हत्या लगी तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में सरयू के आसपास के ब्राह्मण तो आए परंतु अन्य ब्राह्मण नहीं आए, क्योंकि वो ब्राह्मण रावण को अपना ही मानते थे, कोई नस्ली भेदभाव नहीं था। और इस अंतर के कारण आज भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण और सरयू पहाड़ी ब्राह्मण आपस में अंतर रखते। तो ये सारी चीजें, ये हमारे देश की कहानी है और इसमें ये जो विभाजन आज दिखाया जा रहा है वो कहीं नहीं। और कई बार विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि ये बेचारे जनजाति है। जनजाति बेचारे नहीं है, तो यहाँ के राजा थे। इस पूरे मध्य क्षेत्र के राजा ही जनजाति थे। उन्होंने यहाँ पर रहने वाले सब लोगों का पालन किया। रानी दुर्गावती से झगड़ा जो अकबर महान का ऐसा कहते हुआ, तो अकबर महान ने झगड़ा तोड़ने के लिए रानी दुर्गावती से उनके यहाँ जो कायस्थ अघन सिंह काम करते थे उसको मांगा। रानी ने देने से मना कर दिया। वो प्रजावत्सल थी, अपने यहाँ के लोगों की रक्षा करती थी। लड़ाई स्वीकार की परंतु अपने कायस्थ मंत्री को दिया नहीं। अंत में वो कायस्थ मंत्री दुर्गावती के साथ लड़ते लड़ते मारा गया। ये प्रजावत्सल ऐसे जनजाति समाज के राजा रहे। और इन्होंने कई अन्य जनजाति समाज में स्वाभाविक और पुराने समय से खेती के प्रति बड़ी रुचि नहीं रही और इसलिए उस जगह में गौंड राजाओं ने कौरव लोगों को खेती के लिए लाकर बसाया। कलचुड़ी यानी दारू पकाने की जो सुरा बनाने की कला, उस कलचुड़ी लोगों को सिखाई। ऐसे एक बड़े हृदय वाले ऐसे ये जनजाति समाज के राजा, इन्होंने हमारे साथ हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रखा। इन्होंने भारत के सारे राजघरानों से संबंध रखे और इनकी कभी अस्मिता नष्ट नहीं हुई। और ये सब संस्कृति, ये महान संस्कृति, ये सनातन संस्कृति की जड़ में है और उसके वर्तमान में भी है। इतनी बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद।